न्यूज़ 18 आगरा। आगरा से हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जो तैयारियां हैं, ये बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। क्या कार्यक्रम है पूरा, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी जीनत, यहाँ जो है व्यापक तैयारियां हैं और आगरा का ये जो ताज विलास होटल है, यहीं पर कार्यक्रम होगा। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ सबसे पहले सीएम योगी और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के, वो आएंगे और ब्रज क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उनसे सीधा संवाद करेंगे। तो यानी गांव-गांव तक किस तरह से सरकार की योजनाएं और जिस तरह से कोरोना काल में काम किया गया, उसका संदेश लेकर जनप्रतिनिधि जाएंगे और साथ ही साथ संगठन के पदाधिकारी जाएंगे। तो इस होटल में आप देखिए, होटल में यहाँ जिनसे संवाद होना है वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी होटल के अंदर जा चुके हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त हैं। यहाँ पर 2 सत्र में बैठक चलेगी इस होटल में। पहले सत्र में जो है पदाधिकारियों से बात होगी क्षेत्र के, दूसरे सत्र में जनप्रतिनिधियों से बात होगी। उसके बाद यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो एक गार्डन है उसमें जाएंगे सीएम योगी और जेपी नड्डा, और वहाँ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होगा। तो जो कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से कोरोना काल में काम किया गया था, तो उनका सम्मान किया जाएगा। यही वो होटल है, आप देखिए, इसी में सीएम योगी प्रवेश करेंगे, जेपी नड्डा प्रवेश करेंगे और यहाँ सीधा संवाद होगा। तो दोनों बातों का ख्याल रखा गया है, एक तो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और दूसरे कोरोना काल में जिस तरह से काम हुआ है उस काम को करने वाले डॉक्टर्स का भी सीधा सम्मान। ठीक है, यानी अनामिका हमारे साथ है। मैं आपके पास आती हूँ हिमांशु। अनामिका, हमने पूर्वांचल की जब बात की, पूर्वांचल में हमने मेहनत देखी, अब ब्रज क्षेत्र में मेहनत शुरू हो गई है। वो अलग बात है कि विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें और हमने जिला पंचायत में जो अभी नतीजे आए, लेकिन अब चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और सबसे बड़ा विषय जब हम देखते हैं तो इसे पश्चिम के साथ मैं जोड़ दूं पूरा, अगर ये क्षेत्र, तो किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रही है और वो क्षेत्र चुन रही है बाकायदा। देखिए, अब जीनत, बीजेपी के संगठन के लिहाज से 6 क्षेत्र बनते हैं पूरे प्रदेश को मिला दिए जाए तो। अवध क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से देखा जाए तो 6 क्षेत्रों के हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार भी की गई थी। जेपी नड्डा जो कल से यूपी के दौरे पर है, कल आपने देखा होगा कि लखनऊ में दिन भर मैराथन बैठकें चलती रही और शुरुआत की गई नीचे से लेकर के ऊपर तक की, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हुई जिला पंचायत अध्यक्षों से, उसके बाद बैठक हुई विधानसभा प्रभारियों के साथ, उसके बाद देर शाम समीक्षा की गई मंत्रियों के विभाग की। यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक बारीकी से एक एक इकाई के साथ बैठक कर 2022 के चुनाव की जो चुनौती है बीजेपी के सामने, उसको साधने का प्रयास है। ये बात और है कि 2017 में हालात कुछ और थे, 22 में हालात कुछ और हैं। 17 में हालात ये थे कि बीजेपी को नए वादे करने थे, नए वादों के साथ आना था, लेकिन 2022 में उन वादों को पूरा कितना किया है ये भी बताना होगा जनता को। और इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि क्षेत्र वाइज इसको बांट करके सरकार प्रचार के काम को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी उनके साथ पूरे दिन थे बैठकों के दौरान, और आज भी जब जेपी नड्डा आगरा जा रहे हैं तो वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे और तमाम सरकार के मंत्री पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रयास यह है कि जेपी नड्डा जो चुनावी बिगुल फूंक कर जा रहे हैं, जो मूल मंत्र देकर जा रहे हैं, आने वाले कुछ महीने इन्हीं प्रचार से आंधी में भी हमारे साथ खड़ा रहा है, नंबर 1। तो वो हमारा बेस है। तो भाजपा जीती कहां से उनको इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली? वो जो यूकेडी का वोट फ्लोट कर गया, बीएसपी का वोट चला गया, निर्दलीय वोट चला गया, वो वोट चला गया। तो हमारे ऊपर ओनस ये नहीं है कि हम अपने वोट को बनाए रखें, क्योंकि वो वोट हमारे साथ फियर्सली लॉयल वोट तौर पर है। वो खुद की लड़ाई समझ रहा है, कांग्रेस की लड़ाई को इस समय जो है वो हमारी एसेट है। और दूसरी तरफ जो ये फ्लोटिंग वोट है, इसको अपने साथ बनाए रखना बीजेपी के लिए कठिन काम है। तो इस वोट में जो है हम भी पोचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पोचिंग को रोकने के लिए आप टोपी उतारने को भी तैयार है, अपना तमगा हटाना चाहते हैं आप कि मैं मौलाना हरीश रावत नहीं हूं, ये भी उसका एक फैक्टर है। देखिए, ये जो भाजपा की डर्टी टैक्टिक्स है, वो सोशल मीडिया में और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लोगों को पोलराइज करने के लिए कर रहे थे, जो उन्होंने 2017 में किया मेरे खिलाफ। 2 झूठ फैलाए, एक तो टोपी को लेकर के जगह जगह घर घर जा करके दुष्प्रचार का
आधार बनाया। दूसरा जो है उन्होंने शुक्रवार के जुम्मे की छुट्टी का, तो मैंने दोनों में उनसे कहा कि जुम्मे की छुट्टी का मुझे बताओ कहाँ है नोटिफिकेशन। सरकार का तो 1 घंटे की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन होगा, शो मी द पेपर, कहाँ है? तुमने एक झूठ कॉइन अप कर दिया, उसको लोगों के गले में डाल दिया, तो मुझे बताओ। चुनौती, मैंने चुनौती दी है उनको, लाखों लोगों ने उसको देख लिया है चुनौती को। दूसरा जो है इस टोपी को लेकर के जो दुष्प्रचार था, तो मैंने सिंपल तौर पर उनसे कहा कि भाई टोपी तो या आदर कोई पहनाता है, लोग सम्मान करते हैं, और मैंने अकेले सम्मान नहीं किया है, तुम्हारे बूबू ने भी किया है, तुम्हारे ताऊ ने भी किया है, तुम्हारे चचा ने भी किया है, तुम्हारे भैया ने भी किया है, सब ने किया है। तो अब हालत यह है कि उनका कोई व्यक्ति यदि डाल रहा है उस, जैसे मैंने कल एक पोस्ट डाली कि मैं भजन कीर्तन करूंगा, तो उनका एक डर्टी टिक मास्टर ने नीचे मेरी वो टोपी लिखी, तो मेरे एक सहयोगी ने, होगा मेरा कोई प्रशंसक, उसने फट से डाला और उसमें राजनाथ सिंह का दिख रहा है, कहा तुम्हारे ये ताऊ जी जो है या अपने ताऊ जी को बताओ ये क्या क्या है करके। तो वो उसके बाद भाग गया, उसने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। राहुल जी, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही। बीजेपी ने अपने यूथ विधायक को 45 साल के पुष्कर धामी को कमान सौंपी है, और ये नारा भी दिया है साथ साथ कि यूथ सीएम 60+ सीट का। ये बातें विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेंगी। आप कांग्रेस का फेस हैं, करीब करीब दुगनी एज करीब 72 के आसपास पे आप हैं, इसको कैसे क्रॉस करेंगे? ये मुद्दा बनेगा चुनाव में। भाजपा ने रिलेटिवली एक यंग मैन को पहले चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर कह दिया ये तो डंप करने लायक है, उसको डंप कर दिया। फिर दूसरे यंग मैन को लाए, उस बेचारा जब तक सीएम क्या है उसको पढ़ पाते तब तक वो भी डंप हो गया। और श्री पुष्कर सिंह धामी भी, इनका भी जो है मिरेकुलस स्केप है, इनको भी डंप, वो जब विद्रोह होने लग गया था तो ये चौथे की भी चर्चा होने लग गई थी, भाई कोई मूंछों वाला बगैर मूंछों वाला छांटो करके भाई चलाओ करके है? तो इसलिए लोगों की समझ में आ गया, भाजपा ने अपने कन्फ्यूजन के लिए एक चीफ मिनिस्टर दिया है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास अपनी योग्यता दिखाने के लिए कोई समय भी नहीं है, और जो कुछ कूड़ा करकट कचड़ा फचड़ा जो है आंगन में है उसकी सफाई करते करते तब तक चुनाव आ जाएंगे, तब तक भाजपा का सफाया हो जाएगा। बीजेपी सर संसाधनों से लैस पार्टी है, उनका दावा है कि 20 लाख के आसपास उनके कार्यकर्ता उत्तराखंड में हैं। कांग्रेस सत्तारूढ़ है, बीजेपी कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? देखिए, उनके पास अकूत धन शक्ति है, कार्यकर्ता भी हैं, सत्ता भी है, लेकिन आप देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन से लेकर के पहले सिकंदर, कोई भी यदि जीता है, कोई भी जनरल जीता है तो वो जनरल अपनी फौज के जोश पे जीता है, संख्या पे नहीं जीता है। सिकंदर हार गया था, पोरस के अपार सेना हाथियों उनके सामने, लेकिन उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे सामने एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ ये है। तो हम यदि अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता के जोश को बढ़ा सके, जो इस समय जोश में है पूरे, आपने 27 तारीख को देखा होगा, ये कार्यकर्ता का जोश था, ये कोई हरीश रावत या गणेश गोदियाल का मैजिक नहीं था कि इतना पूरा उत्तराखंड उमड़ गया। अच्छा, एक बार साहब मेरा ये सवाल था कि 2000 का ये स्टेट है, 2000 से 2000 में बना था, 20 साल हो रहे हैं राज्य को बने हुए। इस बीच बहुत एक नई जनरेशन एक ऐसी आई है कि जिसने राज्य में बहुत कुछ पिछला हिस्ट्री नहीं जानती, उनका जो है कांग्रेस से एक डिस्टेंस टाइप का मेंटेन करके चलते हैं, तो वो आपके लिए क्या एक चैलेंज है यंग वोटर्स जो हैं? देखिए, वो चैलेंज था, लेकिन भाजपा ने उस वर्ग को इतना निराश किया है। सबसे पहले वही वर्ग जो उनके प्रति फियर्सली लॉयल था, दूसरा वर्ग महिलाओं का था जो फियर्सली लॉयल था, वो दोनों वर्गों को सबसे ज्यादा निराशा हुई। महिला जो है अपने कुकिंग गैस की बढ़ती हुई कीमतों से अब उसको उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है, उसको जो रोज उसकी पति की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा जो है सब चला जा रहा है,
तो महिला को वो दिखाई दे रहा है। एक बड़ा डेंट आप इसको मान रहे हैं कि भू कानून का मुद्दा हो गया, देवस्थानम बोर्ड की अगर हम बात कर लें, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को आप मान रहे हैं कि नुकसान होगा। लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे कि महिलाओं की अगर हम बात करें, प्रदेश की जो महिलाएं हैं, आप मानते हैं कि आपने स्कीम्स तो बहुत आपकी सरकार के समय में आई, अब अगर हम देखें बीजेपी के कार्यकाल के दरमियान अगर हम देखें, आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए वो तमाम काम नहीं हुए, वो योजनाएं जो इन्होंने की थी, कही थी, चाहे घसियारी योजना की हम बात करें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई? इन्होंने जो महिला सशक्तिकरण का हमने मॉडल बनाया था, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसको छितर बितर कर दिया ना, उसको छितर बितर कर दिया। और तो छोड़ो, जो पहले से ही संगठित महिलाएं थी, आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, आशाएं आदि, जिनकी आशाओं को मैंने कुछ जल चढ़ा करके थोड़ा बहुत जितना मेरे संसाधन थे जिंदा रखने का काम किया था, इन्होंने 4.5 साल में उनको सबको निराश कर दिया। फ्री बिजली का मुद्दा पहला आपने छेड़ा, उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी उसमें कूद गई, तो क्या लगता है सर, क्या फ्री बिजली मिल सकती? क्योंकि मैंने ये बात कही उस समय, तो ये आप साफ गाप कहीं दूर तक भी नहीं थी। ये तो आप टहलते टहलते आ गए देहरादून में, जो है जैसे कनॉट प्लेस घूमने जा रहे हो। हाँ? तो मैंने उस समय इस आधार पर इस बात को कहा कि मैंने 14 घंटा मिलने वाली बिजली को 24 घंटे में बदला। पहले बड़ी फ्लिकरिंग बिजली आती थी, वो वोल्टेज कम रहता था, दूर दराज के एरियाज में तो पीली बिजली आती थी, चमकीली बिजली का जाती नहीं थी। मैंने सिस्टम को इतना रोबोस्ट बनाया, इतना बढ़िया बनाया, दूर दूर तक मैंने 2220 केवी के और 110 केवी के 400 केवी तक के स्टेशंस बना करके श्रीनगर जैसे और दूसरी जगहों पर जो है लगा करके मैंने सारे सिस्टम को रिस्ट्रेंथन किया। और उस सिस्टम के सुधार के जरिए मैंने देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने का वादा किया, और आज भी हमारी बिजली सबसे सस्ती है और दिल्ली की बिजली सबसे महंगी है। राव साहब, आपने भू कानून की बात कही, अभी आपको पूरा देश, पूरे उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, आप इस मंच पर बता दीजिए कि कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या होगी? बीजेपी का कहना है कि भू कानून पे हम विचार करेंगे और पूरा मुद्दा ये बना हुआ है, यूथ मांग कर रहा है कि भू कानून उत्तराखंड में ठोस भू कानून बनना चाहिए, कांग्रेस की क्या लाइन होगी? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जब मुझको जैसे ही केदारनाथ से रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम मैंने पूरा किया, तो मैंने जमीन की तरफ ध्यान दिया। पहले तो मैंने जो छोटे छोटे टुकड़ों में अवैध कब्जे आदि के नाम पर मुकदमे चल रहे थे, सब चल रहे थे, तराई से लेकर के वहाँ पहाड़ों में तक, एससी वर्ग के, दूसरे तीसरों के सब थे, ये इंदिरा ग्राम, आजम ग्राम, कई तरीके के ज़मीनें थी, तो सब अवैध कब्जेदार माने जाते थे। मैंने उन सबको रेगुलराइज कर दिया। हाँ, मैं भू बंदोबस्त नहीं करवा पाया, उसका मुझे बड़ी तकलीफ थी। दूसरी बात, आपने पिछले साल एक बात कही थी कि तकरीबन 1 साल पहले कि मेरा चेहरा क्या बुरा है, मेरे दांत अब हट गए, मैं चेहरे की फाइट में नहीं हूं। अब आप बात कहते हैं कि मेरा चेहरा गणेश गोदियाल में समाहित है। तो जो कांग्रेसमैन है, पब्लिक है, पब्लिक वोट किसको देगी, हरीश रावत को या कांग्रेस को? देखेंगे जिस समय ये चुनौती आएगी। अभी तो लोग देख ही रहे हैं, जैसा भी चेहरा अभी तो लोग फिर देखेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, आप चिंता न करिए। अगर इलेक्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस हरीश रावत होगा या नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस होगा? नरेंद्र तुझसे बैर नहीं, उत्तराखंड में भाजपा तेरी खैर नहीं, ये हमारी अप्रोच होगी। हम जबरदस्ती काहे के लिए जो यहाँ है ही नहीं उस पर लठ चलाएंगे, हम हवा में लठ नहीं चलाएंगे। कुंभ में जो है वो टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा करके भाजपा ही तो है उसके सबके पीछे जो है, और पूरे दुनिया और देश में हमारी बदनामी करवा दी, और नाम तो दे नहीं सके, बदनामी करवा दी। तो भैया मोदी तुझसे कोई बैर नहीं इस समय, और भाजपा उत्तराखंड में तेरी खैर नहीं। सर, एक मुद्दा बार बार उठता है, हर जब भी चुनाव होते हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठता है हर बार, लेकिन स्थिति है कि क्या जब कांग्रेस आएगी तो किस तरीके से ये बेरोजगारी टिकेगा, और सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, इसके लिए हमको 3 तरीके की स्ट्रेटेजी, एक तो तत्कालिक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों में निराशा आ गई है। तो उसके लिए मैंने एक बात सोची है कि सरकार बनते ही हम जो है रिक्त पदों को भरेंगे। नंबर 1, ये पद 29,700 कुछ हैं अभी, ये और बढ़ेंगे, इन पदों को हम भरेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे, एक पॉलिसी के तहत हर साल
10% नए पद सृजित करेंगे। तो ये थे हरीश रावत, जो मानते हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है आने वाले विधानसभा चुनाव में। वो ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे नहीं होंगे, इस पे उनकी तरफ से फिलहाल कोई बात नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि चुनाव अगर पार्टी लड़ने के लिए कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो रावत साहब, आपने समय निकाला और न्यूज़ 18 ब्यूरो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।